नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी हरियाणा की लीडर सोनाली फोगाट की, जिनकी मौत को लेकर अब नए एंगल सामने आ रहे हैं। एक तरफ गोवा पुलिस जांच कर रही है, दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ एक से बढ़कर एक आरोप लगाए जा रहे हैं। अब क्या नया आरोप लगाया गया है? सोनाली के खिलाफ ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। इसी तरह आज लोकतंत्र में बात करेंगे मुरादाबाद की। वहां पर सामूहिक नमाज पढ़ने पर शुरू हुआ बवाल जो है, उस बवाल पर सियासत कैसे बढ़ चढ़ कर बोल रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर चलेंगे असम, जहां आतंक कनेक्शन पर कैसे मदरसों के खिलाफ योगी मॉडल पर कार्रवाई की जा रही है। और दिल्ली की भी होगी बात, जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में नया विवाद शुरू हो गया। सबसे पहले बात करते हैं सोनाली फोगाट की डेथ मिस्ट्री अब उलझती ही जा रही है। गोवा पुलिस लगातार जांच कर रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी तरफ परिवार अब सीबीआई जांच की मांग करने लगा है। लेकिन इन सब के बीच सोनाली के मुंह बोले भाई ने सोनाली के पीए और इस केस के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, वो कम से कम चौंकाने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि सोनाली को किस तरीके से अपने कब्जे में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता था, और फिर एक तांत्रिक ने सोनाली को वही बातें बताई जो सुधीर चाहता था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। सोनाली की मौत का तंत्र मंत्र कनेक्शन। तांत्रिक तो बुलाया ही था और वो खुद भी तो तांत्रिक था। ब्लैक मैजिक ने ली सोनाली फोगाट की जान। तांत्रिक ने सोनाली को ये कहा, भाई आपको बहुत सहारे की जरूरत है, आपका परिवार भी आपके खिलाफ है। सोनाली को वश में कौन करना चाहता था? उस दिन के बाद ज्यादा थोड़ा सा मोह हो गया सुधीर में, भाई ये तो तेरे लिए छोड़ के आया। और बाबा जी भी कह रहे थे, पंडित जी भी कह रहे थे। वशीकरण कराने वाला तांत्रिक कौन? जैसा वो तांत्रिक था वैसा ही एक और तांत्रिक बुलाया उसने। वो था तांत्रिक झूठा। एक मौत, दर्जनों सवाल और कई दफन राज। और उसी दफन राज में एक राज ये कि सोनाली फोगाट को वश में लाने के लिए तांत्रिक से तंत्र मंत्र का सहारा तक लिया जा रहा था। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर एक तरफ पुलिस की जांच है, कुछ गिरफ्तार आरोपी हैं, और दूसरी तरफ है उसके मुंह बोले भाई का गंभीर आरोप। अकेली औरत जो होती है, जिसका कोई सहारा नहीं होता, तो वो थोड़ी टूट चुकी होती है, थोड़ी नहीं पूरी टूट चुकी होती है अंदर से। और उसको कोई जैसे ये बातें बताए तो वो बातें उसको समझ में आती है, भाई हाँ तेरे साथ ये हुआ था, और थर्ड पर्सन बता रहा है। पर उसको ये नहीं पता ये थर्ड पर्सन को सिखा के लाया गया है। वो सारी बातें सुधीर को पता थी। सुधीर ने उसको प्लानिंग के तहत उसको सिखा दिया, भाई तुझे ये बातें कहनी है जाके, और मेरे थोड़े से वहाँ नंबर बनाने हैं। तो उस तांत्रिक ने जो सुधीर लेके आया था, अपना दोस्त बताया था उसने, भी मेरा दोस्त है और ये ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान है इसको, तांत्रिक विद्या का भी बहुत ज्ञानी है ये। इस पूरे केस में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। उससे पहले ही यह आरोप है कि एक तांत्रिक के सहारे सुधीर ने सोनाली को न सिर्फ सबसे दूर कर दिया, बल्कि उसे अपना सबसे बड़ा हितैषी भी बताने में कामयाब रहा। चोरी के बताऊं, ठगी के बताऊं, चुगलियों के बताऊं, दरिंदगी के बताऊं। दरिंदगी के तो सभी देख ही रहे हैं, और उसके झूठ के और चुगलियों का शिकार सारा आदमपुर हल्का, और जो भी सोनाली के मिलने वाले परिवार, रिश्तेदार, पूरे उनके वोटर सपोर्टर सब पीड़ित थे। ऋषभ बेनीवाल खुद को सोनाली का मुंह बोला भाई बता रहा है और आरोप लगा रहा है कि सोनाली को ट्रैप में लेने के लिए सुधीर सांगवान ने ऐसा जाल बुना था कि सोनाली हर एक कदम उसके इशारे पर ही चलती थी। कहीं जाना हो, कहीं आना हो, कोई काम हो, कोई फंक्शन हो, कहा जा रहा है कि सोनाली को सुधीर ने अपने काबू में कर लिया था, और उसके पीछे था एक तांत्रिक जो सुधीर सांगवान का बहुत खास था। थोड़ा वो ज्यादा पीए से थोड़ा क्रॉस होता चला गया। तो ये बातें हैं तांत्रिक की। कोई तांत्रिक नहीं था वो, कोई बाबा नहीं था, सिर्फ ये फिल्म थी, और फिल्म बना के वो लेके आया था। उसको भेजा था भाई
अलग वे में ये बातें कह दो ताकि उस औरत की जच जाए। ये थी तांत्रिक वाली बात। सुधीर और सोनाली की मुलाकात 3 साल पहले हुई थी और आरोप है कि इसी 3 साल में सोनाली को ट्रैप में लेने के लिए सुधीर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और फिर ये सब आखिर में इतना घातक साबित हुआ कि सोनाली फोगाट की जान तक चली गई। ऋषभ बेनीवाल की माने तो सुधीर अव्वल दर्जे का फ्रॉड है। वो हमेशा से ऐसा षड्यंत्र रचा जिसे बहुत आसानी से सोनाली स्वीकार कर लेती थी। कई बार तांत्रिक ने सोनाली को वो सारी बातें भी बताई जो सोनाली ने सिर्फ और सिर्फ सुधीर को बताई थी। चूंकि तांत्रिक पूरी तरह से सुधीर के इशारे पर काम करता था तो उसने सोनाली को बताया कि आपकी जान का रक्षक हमेशा आपके आसपास रहता है, जिसका नाम है सुधीर सांगवान। मतलब सुधीर जो चाह रहा था तांत्रिक वही बातें सोनाली को बताता था। उस तांत्रिक ने जो सुधीर लेके आया था, अपना दोस्त बताया था उसने भी, मेरा दोस्त है और ये ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान है इसको, तांत्रिक विद्या का भी बहुत ज्ञानी है ये। और मैं, सुधीर, सोनाली और वो तांत्रिक बैठे थे फार्म हाउस पे ही, तो उसने सारी बातें बताई। तो मेरे तो समझ में तभी आ गई थी। सुधीर कहने को सोनाली का पीए था, लेकिन उसने धीरे धीरे सब कुछ खुद के कंट्रोल में ले लिया। इस पूरी कहानी में एक एंगल ये भी है कि सुधीर अपने परिवार से पूरी तरह से अलग हो चुका था। सुधीर सांगवान की पत्नी कैंसर से पीड़ित है। अस्पताल में भर्ती पत्नी से नहीं मिलता है सुधीर। परिवार के बाकी लोगों से सुधीर की बात होती ही नहीं है। सुधीर सांगवान अपने घर भी नहीं आता जाता है और लोगों से पैसे उधार लेकर सुधीर कभी लौटाता ही नहीं। मैंने कहा था इसको अपने घर भेजो, ये घटिया आदमी है, झूठा है, चोर है एक नंबर का। ये जब अपने घर वालों का नहीं है, अपने छोटे छोटे बच्चों का नहीं है, इसकी वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है, कैंसर से पीड़ित है, ये उसी का नहीं है तो आपका कैसे हो जाएगा? और नौकरी तो है, ऐसा नौकर भी क्या करेगा जो अपने बच्चों का ही नहीं हो। एक आरोप ये कि सोनाली जैसे जैसे सुधीर के करीब होती गई, बाकी सभी से उसने अपने रिश्ते खत्म कर लिए। यहाँ तक कि अपने परिवार के लोगों से भी सोनाली बात नहीं कर रही थी और धीरे धीरे व्यवहार में बदलाव तब आया जब फार्म हाउस पर तांत्रिक का आना जाना बढ़ने लगा था। नाराज भी था, दर्द भी था, क्या करूं फिर? वो उसके काबू में थी। आपको किस चीज का डर था? मुझे डर किसी चीज का नहीं, ना था ना है। तो सोनाली फोगाट को डर था? सोनाली फोगाट को ही डर था और वो बातें उसके साथ चली गई। गोवा पुलिस की अपनी जांच है, परिवार का अपना आरोप है और सोनाली के मुंह बोले भाई का अपना आरोप है। हालांकि सोनाली के भाई रिंकू ब्लैक मैजिक के एंगल पर बहुत कुछ नहीं कह रहे हैं। इस चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। हमारे परिवार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, ये कोई बाहर से किसी ने कुछ कहा है। रिंकू तांत्रिक की बात पर तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन सोनाली को नशीली पदार्थ देकर जान से मारने की थ्योरी पर वो गहन जांच की मांग कर रहे हैं। इन 3-4 दिनों के दौरान उन्होंने जो पुख्ता सबूत हैं वो गायब किए हैं और इन सबूतों के बगैर इस केस का खुलासा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने सीबीआई की मांग की है। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में कई थ्योरी सामने आ रही है। इस सब के बीच सच क्या है और सोनाली के खिलाफ अगर साजिश रची जा रही थी तो वो साजिश क्या है, ये भी सामने आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दूसरी तरफ सोनाली फोगाट के जो केस है उसमें गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बड़ा बयान दिया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर हरियाणा सरकार सीबीआई जांच चाहती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं। प्रमोद सावंत के मुताबिक अब तक हुई जांच को हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ साझा किया गया है और इस मामले से जुड़े करीब सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन फिर भी अगर हरियाणा में सीबीआई जांच की बात होती है तो वो इसके लिए तैयार है। हरियाणा सीएम की मुझसे बात हो चुकी थी ऑलरेडी। हरियाणा सीएम ने इस केस की इंक्वायरी के बारे में आज द डिटेल्स, आई एम गिवन हिम द डिटेल्स अबाउट दैट केस। जैसे मैंने बता दिया कि हमारे डीजीपी और पूरी टीम मॉनिटर कर रहे हैं और अभी तक मुझे लगता है 5 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं और मैंने उनके जो पीए से लेके रूम बॉय तक जो इस केस में इन्वॉल्व थे वो सभी को अरेस्ट कर चुके हैं। इससे भी ज़्यादा कोई इस लिंक कहाँ पे भी होगी तो भी उनको अरेस्ट हम डेफिनेटली करेंगे। और जैसे कहा कि पूरी इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल्स उनको भेज दी गई हैं
और मुझे लगता है कि इस केस में जो जो इन्वॉल्व हैं उनको डेफिनेटली सजा हो जाएगी। फिर से इसके बाद भी समझो, जैसे कि हरियाणा सीएम ने कहा कि सीबीआई के पास देना चाहिए, समझो इफ दे रिक्वायर्ड, उनको लगता है इसके करने के बाद सीबीआई को देना चाहिए, ऐसे लग रहा है समझो, तो हम देने के लिए हमारी कोई हर्जी नहीं है। मैं कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा हूँ, डीजीपी से मैंने अभी भी बात की थी, तो फिर अभी भी जो कोई और बचा है तो भी और लोगों को भी मैंने इंक्वायरी और अरेस्ट हो सकते हैं। सर, आखिरी क्वेश्चन ये कि फैमिली की तरफ से काफी इनफैक्ट प्रेशर था आप पे भी पहले से ही कि ये सीबीआई को ही हैंडओवर किया जाए, क्योंकि पहले कार्डियक अरेस्ट अनाउंस किया था। मैंने जैसे ही कहा है कि उनको हरियाणा सीएम ने मुझे ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया और उसके हिसाब से पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मजहब के नाम पर इस देश में सियासत कभी थमती नहीं है। वोट आसानी से मिल जाते हैं, कभी हनुमान चालीसा को लेकर तो कभी नमाज को लेकर। राजनेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासी रोटियां सेकने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते। इन मुद्दों को हवा में उछालते हैं और उसके बाद घमासान शुरू हो जाता है। खामियाजा आम आदमी भुगतता है। अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां घर में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। हिंदू संगठन समाज में घृणा फैलाने की साजिश करार दे रहे हैं, तो ओवैसी ने इसे धार्मिक आजादी के अधिकार पर चोट कहा है। अब बताइए कि अपने घर में ही जैसे आप पूजा करते हैं, अगर कोई नमाज करे और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को बुला ले तो उससे इतना बड़ा बवाल क्यों? आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने जाती मकान में वहाँ पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें, अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? मुरादाबाद में एक घर के बाहर सामूहिक नमाज पढ़ी गई तो पुलिस ने कार्रवाई का कोड़ा बरसा दिया और यहीं से शुरू हुआ बिल्कुल नया बवाल, जिसमें एक तरफ मुरादाबाद की पुलिस है जो इसे घृणा फैलाने की कोशिश बता रही, तो दूसरी तरफ है असदुद्दीन ओवैसी जो इसे मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। दरअसल मुरादाबाद के छजलैट के दूल्हापुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां एक घर के बाहर कुछ लोग जमा हुए और सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ी। बस इसी बात पर 26 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, जिसमें 16 लोग नामजद हैं, 10 अज्ञात। पहले पुलिस के पास गांव के लोगों ने इसकी शिकायत की थी, फिर उसी तहरीर के आधार पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी। 20 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान, एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गाँव से फरार हैं और विवेचना प्रचलित है। मुरादाबाद की पुलिस का आरोप है कि किसी घर के बाहर एक साथ कुछ लोगों का इकट्ठा होना और फिर ऐसे नमाज पढ़ना ठीक नहीं है। यही आरोप दूल्हापुर गांव के दूसरे समुदाय के लोगों का भी है। घर के बाहर नमाज पढ़ने से गांव में घृणा फैलाने का आरोप, गांव में घृणा के साथ शत्रुता फैलाने का भी आरोप लगाया गया है। गांव के लोगों ने भी नमाज पढ़कर घृणा फैलाने की बात कही। धारा 505(2) के तहत नमाज पढ़ने वालों पर FIR दर्ज की गई है। 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं। बयान देने से पहले ओवैसी ने ट्विटर पर 2 ट्वीट भी किए। एक में उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया और लिखा कि भारत में मुसलमान अब घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत और पुलिस से इजाजत लेनी होगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरी का सलूक किया जाएगा? अपने दूसरे ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि अब समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंच जाती है। इस पूरे मामले में एक बात यह भी सामने है कि गांव में मस्जिद या कोई मदरसा ना होने के कारण एक किसी घर में सामूहिक नमाज होती है।
पता नहीं पुलिस के केस दर्ज करने से क्या होगा, लेकिन इतना जरूर हो गया कि मुरादाबाद के दूल्हापुर गांव में दोनों समुदाय के बीच तनाव पहले से ज्यादा बढ़ गया है। सामाजिक ताना बाना भी पहले से ज्यादा बिगड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। एक तरफ नमाज पर बवाल है तो दूसरी तरफ पूजा करने की अनुमति पर आपत्ति। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मैदान में गणेश चतुर्थी मनाए जाने पर बवाल खड़ा हो गया है। इस मामले में वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल हाईकोर्ट की एक जमीन पर गणेश चतुर्थी की पूजा को इजाजत दी थी, जिसकी मांग हिंदू संगठन कर रहे थे। इस पर वक्फ बोर्ड का जो आपत्ति है वो ये है कि वक्फ बोर्ड सुप्रीम कह रहा है कि ये जो जमीन है ये उनकी जमीन है। कपिल सिब्बल इस मामले में वक्फ की तरफ से सामने आए सुप्रीम कोर्ट में, कहा कि अगर मैदान में पूजा होगी तो इससे सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस मैदान पर मुस्लिम पर्व मनाया जाता है वहां अगर गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी तो टेंशन कैसे पैदा हो जाएगी और इस तरह से बहस को हवा क्यों दी जा रही है। सवाल यह भी उठता है कि हाईकोर्ट ने अगर पूजा की अनुमति दे दी है तो इस मामले को इतनी तूल क्यों दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जा रहा है। कानूनी अधिकार बिल्कुल है, लेकिन क्या हम अपने हर मसले को कोर्ट तक, राजनीतिक दलों को इस पर रोटियां सेकने के लिए इतना खुला न्यौता देने की हम सबको, हमारे समाज को क्या देना चाहिए? यह मामला अब राजनीतिक हो गया। बीजेपी दावा कर रही है कि गणेश चतुर्थी की पूजा किसी भी हाल में होकर रहेगी। याद रहे, चुनाव कर्नाटक में आने वाले हैं। मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। गणेश फेस्टिवल बहुत ज़बरदस्ती से हर जगह में होगा। कोर्ट न्याय दिया है, सभी कोर्ट का न्याय पालन करने का जरूरत है। हम भी पालन करेंगे, वक्फ बोर्ड भी पालन करेंगे। सर, गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है इसको लेकर। गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन नहीं लिया है। डिसीजन करेगा, चिंता का विषय नहीं है। आप भी देखे गए, पक्का निर्णय हो जाएगा। बहुत जबरदस्ती से गणेश का प्रतिष्ठापन भी होगा। अब आप ये देखें कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल करके राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, और ऐसा तो होगा ही क्योंकि कर्नाटक में चुनाव आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और असम की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की एक नई पूरी मुहिम चल रही है। सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि एक महीने के अंदर असम में दूसरे मदरसे के मौलवी पर आतंकी कनेक्शन का आरोप लगा है। असम के बारापेटा जिले में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए, जिनमें से एक मदरसे का टीचर निकला। जांच हुई तो पता चला कि मदरसे के नाम पर कुछ और ही काम ऐसा हो रहा है, ऐसे पुलिस ने आरोप लगाए। अब इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने फटाफट योगी मॉडल अपनाते हुए बुलडोजर एक्शन की बात कही। That madrasa was used for training of Al-Qaeda, training camp of Al-Qaeda. ये आतंक के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है। यह असम में बुलडोजर का योगी मॉडल है। जिस तरह यूपी में बाबा का बुलडोजर न्याय कर रहा है, उसी तरह असम में एक के बाद एक आतंक के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। 4 अगस्त को असम के बारापेटा में आतंकी कनेक्शन वाले एक मदरसे को जमींदोज कर दिया गया था और अब 29 अगस्त को बारापेटा जिले में एक और मदरसे को ढा दिया गया है। अब जिस मदरसे पर कार्रवाई हुई है उसका लिंक अलकायदा से जोड़ा जा रहा है। असम पुलिस ने बारापेटा जिले से अलकायदा के कनेक्शन वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक आतंकी इसी मदरसे का टीचर बताया जा रहा था। Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent. He opened a madrasa by the name of Jaimul Huda Madrasa at Saharigaon, Moirabari.
43 students were studying in this madrasa. So we have demolished that madrasa also. असम में बीते एक हफ्ते में आतंकी संगठन के कनेक्शन में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इसके अलावा अलकायदा के कनेक्शन में कुल 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके अलावा मदरसों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई। I am addressing the people of Assam through you that yes, now onwards we have to keep a close watch on imams and madrasa teachers who are not from the state of Assam. असम सरकार ने सरकारी मदरसों को स्कूल बनाने का बिल लेकर आई। जनवरी 27, 2021 को इस बिल को मंजूरी दे दी गई। सरकारी मदरसों को नॉर्मल स्कूल का स्टेटस दिया गया। इसके तहत 800 मदरसों को खत्म कर दिया गया। हालांकि अभी भी असम में 168 गैर सरकारी मदरसे हैं। हालिया एक्शन, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां और अब बुलडोजर वाले एक्शन से हिमंता का मैसेज क्लियर है। असम में जब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है, ऐसे में आने वाले वक्त में और ताबड़तोड़ एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब बात करते हैं एक ब्रेकिंग न्यूज की जो इस वक्त हमारे पास आ रही है। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई डायरेक्टर से समय मांगा है। आम आदमी पार्टी की एमएलए आतिशी ने सीबीआई डायरेक्टर से समय मांगा है क्योंकि वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना के खिलाफ वहां पर शिकायत करना चाहते हैं। आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भ्रष्टाचार किया है। 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली पर लगाया है। विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको दिखाते हैं कि क्या ये पूरा माजरा रहा। मेरे सहयोगी पुलकित की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर दिल्ली विधानसभा के अंदर की है, जहां विधायक अभी बैठते थे, वहीं पे आज रात को रुकेंगे। उसकी वजह ये बैनर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उपराज्यपाल को हटाए जाने की और दूसरे उनके खिलाफ जांच की मांग ये विधायक कर रहे हैं। वजह क्या है? जांच तो हो चुकी है ना। 1400 करोड़ रुपए के मामले में आप जांच की बात कर रहे हैं, ये तो जांच हो चुकी है। जांच क्या हुई? जांच ये हुई कि एलजी साहब के ऊपर आरोप था और एलजी साहब ही उस जांच की अध्यक्षता कर रहे थे। अब आपकी मांग क्या क्या है? क्या इस मामले की जांच सेंट्रल एजेंसियां करें या क्या मांगे आप लोग? कोई भी कर ले, लेकिन जांच तो करे। एलजी साहब को बुलाए तो उनको एक्यूज तो बनाए, उनसे पूछताछ तो करें, उनके यहाँ रेड तो हो। नहीं, ये लगातार जब तक कि हमारी मांग मीट नहीं हो जाती, जब तक कि विनय सक्सेना जी इस्तीफा नहीं दे देते और सीबीआई उनको अरेस्ट नहीं कर लेती, तब तक कि हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। असल में पूरा का पूरा मामला 1400 करोड़ से जुड़ा हुआ है, जिसमें आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने ये कहा कि उपराज्यपाल जब खादी ग्रामीण उद्योग के अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने ये 1400 करोड़ रुपए के नोट बदले, जिस धांधली का ये आरोप आम आदमी पार्टी के विधायक लगा रहे हैं। और अब इसी मांग के साथ कि अब इस मामले की जांच होनी चाहिए, इसकी मांग के साथ वो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ पुलकित नागर, टाइम्स नाउ, द भारत। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो कुछ हो रहा है, आज उसका एक नया अध्याय शुरू हो गया। शराब के बाद अब लड़ाई स्कूलों तक पहुंच गई। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों का लॉयल्टी टेस्ट कराकर आज जो फ्लो टेस्ट हुआ उसे दिखाने के लिए विश्वास प्रस्ताव पेश किया, तो बीजेपी एक नया हथियार लेकर सामने आई। दिल्ली के स्कूलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जिसके बाद शुरू हुआ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का सोमवार चैप्टर। दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ ये पापी अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल क्या है? अब आज से ऊपर से ऑर्डर आया, भाई अब शराब पे बात नहीं करनी। अब कह रहे हैं नए क्लासरूम क्यों बनाए, टॉयलेट क्यों बनाए। ये जो क्लासरूम गिन रहे हैं, इसमें टॉयलेट जो बनाए बच्चों के, उसको क्लासरूम में गिन लिया है। मैं देख रहा था, कहते जी इन्होंने टॉयलेट ज्यादा बना दिए। हाँ जी, बना दिए। हमारी बच्चियां जो हैं उनको अगर टॉयलेट जाना हो, अगर हमने ज्यादा टॉयलेट बना दिए, क्या गलत करा? तभी कहते हैं आप नहीं पाप है, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार बह रहा है अरविंद केजरीवाल जी। तो कुछ लोग पूछ रहे थे विश्वास मत की क्या जरूरत है? जी जरूरत है, ये दिखाने के लिए कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री कट्टर ईमानदार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की सियासी अदावत तो पुरानी हो चली, लेकिन सियासत के मैदान जंग में अब दोनों ही पार्टियां नए हथियार और मुद्दों के साथ आमने सामने हैं।
आम आदमी पार्टी का सबसे नया हथियार है विश्वास मत, तो बीजेपी शराब के बाद अब स्कूल के मुद्दे पर हमलावर है। एक तरफ दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल अपना विश्वास मत पेश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर स्कूल घोटाले का बम फोड़ा है। इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए हैं। अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मंत्री परिषद में विश्वास व्यक्त करता है। किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय में पहले घोटाला करते हैं, फिर आबकारी नीति का घोटाला सामने आता है, और जो शिक्षा मॉडल कहते हैं वो कुछ नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का वसूली मॉडल है। पहले बात विश्वास मत की कर लेते हैं। बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी का दिखावा करार दे रही है, तो अरविंद केजरीवाल इसे अपने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, तो अरविंद केजरीवाल इसे अपनी ईमानदारी का सबूत बता रहे हैं। कोशिश करी 20-20 करोड़ रुपए के अंदर हमारे एमएलए खरीदने की। कॉन्फिडेंस मोशन से हम ये साबित करेंगे दिल्ली की जनता को कि एक भी एमएलए नहीं बिका, कोई नहीं बिका। जो बड़े मुद्दे हम उठा रहे हैं उससे विषयांतर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी कभी न्यूयॉर्क टाइम्स, कभी दूसरे विधानसभा चुनाव, कभी कहेंगे 20-20 करोड़, 20-20 करोड़। अरे इधर उधर की बात ना कर, ये बता तू इतना भ्रष्टाचारी क्यों है। बीजेपी ने केजरीवाल को घेरने के लिए दिल्ली के स्कूलों में घोटालों का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि अतिरिक्त क्लासरूम बनाने के नाम पर घोटाला हुआ है। नियम तोड़कर टेंडर की कीमत बढ़ाई गई। 6,133 क्लासरूम बनाने थे, लेकिन बने सिर्फ 4,027। टॉयलेट की गिनती भी क्लासरूम में ही कर दी गई। 160 टॉयलेट की जरूरत थी, 1214 बताए गए। खर्च 29 रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम पर, लेकिन बने सिर्फ 2। 860 करोड़ की मंजूरी हुई, खर्च किए गए 1,315 करोड़। क्लासरूम के नाम पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर 450 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल जी, ये कृपया करके बताइए, ऐसा फिर से प्रतीत होता है कि ये 33% क्लासरूम जो कम बने बढ़ी हुई लागत पे, ये भी घूम के काला धन आप ही की तिजोरी में आया है। जरूरत थी अतिरिक्त शौचालय जो है स्कूल में 160 की, बनाते कितने हैं? रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं 1214 की जरूरत है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर नया आरोप लगा रही है, सवाल पूछ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी जवाबी सवाल दाग दिया। अब शराब बंद, अब शराब खत्म, शराब का जो केस था खत्म, सीबीआई की जांच खत्म। गिरफ्तार तो अभी भी करेंगे ये, क्योंकि इज्जत की बात है, दिखाना तो पड़ेगा, वे गिरफ्तार तो करेंगे। लेकिन केस में कुछ नहीं बचा, केस में कुछ नहीं निकला, जीरो, सब जीरो निकला, कुछ नहीं निकला। अब ये इनका नया शगुफा शुरू हो गया। दिल्ली, चलिए, ये तो लड़ाई जारी रहेगी। अब वक्त हो चुका है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज आपको दिखाते हैं कि चीन करीब ताइवान के समुंदर में अमेरिका ने क्यों भेजे एक साथ दो युद्धपोत। इस विशेष रिपोर्ट में अब चीन के करीब ताइवान के समुद्र में अमेरिका ने दो युद्धपोत भेज दिए हैं। सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया गया। ताइवान स्ट्रेट में एटमी हथियारों से लैस अमेरिकी वॉरशिप क्या चीन को लास्ट वार्निंग की तरह भेजे गए हैं? क्या ताइवान में चीन और अमेरिका की सीधी जंग हो सकती है? इस विशेष रिपोर्ट में ताइवान पर चीन वर्सेस अमेरिका, क्या वर्ल्ड वॉर 3 फुल एंड फाइनल है? बीजिंग के करीब अमेरिकी वॉरशिप, क्या मैसेज लाउड एंड क्लियर है? वॉर जोन ताइवान टू यूक्रेन, क्या परमाणु हमले का काउंटडाउन जारी है? चीन के सिर पर लाइव फायर ड्रिल वाली जो सनक अगस्त के पहले हफ्ते में सवार हुई, वो आखिरी हफ्ते में भी उतरने का नाम नहीं ले रही। चाइनीज आर्मी पीएलए के फाइटर जेट हो या फिर वॉरशिप, आए दिन ताइवान की सरहद में घुसपैठ से बाज नहीं आ रहे।
बिना वजह समंदर में बेहिसाब मिसाइलें दागने का फितूर तो फिलहाल कम हुआ है, लेकिन अमेरिकी नेताओं की ताइवान यात्रा से बौखलाहट का आलम यह है कि चीन युद्ध की आग भड़काने से बाज नहीं आ रहा। चीन जितना चिढ़ रहा है, अमेरिका उसे उतना ही चिढ़ा रहा है। पहले एक एक करके कई नेताओं ने ताइवान का दौरा किया और ताइवान के प्रेसिडेंट से मुलाकात की, और अब एक साथ अमेरिका ने समुद्री रास्तों पर दो युद्धपोतों को उतारकर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को चेतावनी दे दी है। अमेरिकी नेवी के सुपर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप USS एंटीएटम और USS चांसलर्स विले, यही वो दो युद्धपोत हैं जिसने ताइवान स्ट्रेट यानी जल मरुमध्य के समंदर का सफर कर चीन को ओपन चैलेंज दिया है। जिस समंदर को चीन अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी मानता है, उसमें अमेरिका ने अपने युद्धपोतों को उतारकर साफ कर दिया कि अगर ताइवान को छेड़ा तो चीन को भी अमेरिका छोड़ेगा नहीं। अमेरिका की हिम्मत को चीन भले हिमाकत करार दे रहा है, लेकिन अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया है कि यह समंदर किसी एक देश की बपौती नहीं, पूरी दुनिया की संपत्ति है। व्हाइट हाउस ने इसे लेकर दो टूक कहा। ये युद्धपोत जलडमरू मध्य के एक गलियारे से गुजरे तो किसी भी तटीय देश के समंदर से परे है। ताइवान जलडमरू मध्य के रास्ते जहाजों का गुजरना एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इजाजत देता है, वहाँ अमेरिकी सेना उड़ान भरती है और गुजरती है। जिस समंदर में चंद दिनों पहले चीन की सेना ने ताइवान को डराने के लिए मिसाइलें दागी, पानी में युद्धपोतों को दौड़ाया तो आसमान में लड़ाकू विमानों को उड़ाया। उसी समंदर के रास्ते अब अमेरिका ने अपने दो ताकतवर एटमी हथियारों से लैस युद्धपोतों को गुजारकर चीन की बिलबिलाहट और बढ़ा दी है। यही वजह है कि चीन की कम्युनिस्ट सरकार इसे उकसावे की कार्रवाई करार दे रही है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर बयान जारी किया है कि जहाजों के आने जाने की आजादी असल में उकसाना है, एक जंगली तरीका है। इसने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को नुकसान पहुंचाया। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी से खिलवाड़ और ताइवान जलडमरू मध्य में अशांति फैलाना बंद करे। ऐसे में अब सवाल यह कि ताइवान स्ट्रेट से अमेरिका के एटमी हथियारों से लैस दो युद्धपोतों के गुजरने के मायने क्या हैं? क्या ये चीन को डायरेक्ट चैलेंज है? अमेरिका की इस चुनौती से अब चीन कैसे निपटेगा? ताइवान के समंदर में आगे क्या करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स चाइना को ये मैसेज दे रहा है कि अगर आप ताइवान के ऊपर अटैक करने की हिमाकत करते हो तो हमारी फौजें, हमारी नेवी और बाकी हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएंगी। सो बेसिकली हम ये देख रहे हैं कि ये ताइवान स्टेट्स में ये मैसेज, डायरेक्ट मैसेज चाइना को जा रहा है। चीन ताइवान को चारों तरफ से घेर कर दादागिरी दिखा रहा है, तो अमेरिका ने भी वन चाइना पॉलिसी को ताक पर रखकर ताइवान को आंख दिखाने से बाज आने की नसीहत दी है। 2 अगस्त को सबसे पहले अमेरिकी संसद के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की राजधानी ताइपे की यात्रा की, प्रेसिडेंट साई इंग वेन से मुलाकात की और लोकतांत्रिक ताइवान के प्रति पुरजोर समर्थन जताया। Democrats and Republicans, House and Senate, both sides of the aisle, united in our support for Taiwan. ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन का टकराव अब चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले नैन्सी पेलोसी और डेमोक्रेटिक सेनेटर एड मार्की ताइवान पहुंचे और अब रिपब्लिकन गवर्नर एरिक होलकॉम्ब और उसके बाद रिपब्लिकन सेनेटर सैन मार्शा ब्लैकबर्न भी ताइवान पहुंची, तो चीन ने अपना आपा खो दिया। हमेशा की तरह चाइनीज आर्मी ने ताइवान के समंदर से लेकर आसमान तक में घुसपैठ की। ऐसे में अमेरिकी सीनेटर सेन मार्शा ने भी चीन को सीधी चेतावनी दी। And it is important indeed that freedom-loving nations support Taiwan as they seek to preserve their independence and their freedom. इस बयान से चीन इतना बौखला गया कि उसने ताइवान को बर्बाद करने की धमकी तक दे डाली। 搞台独只会将台湾推入灾难深渊，只会给台湾同胞带来深重祸害。我们正告民进党当局和台独分裂势力，如果执迷于挟洋自重、谋独挑衅，不悔改、不收手，我们将继续以行动说话，坚决。 एक तरफ ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका की गतिविधि से चीन तिलमिलाया है,
दूसरी तरफ उसके दो मुंहेपन की इंतहा तब नमूदार हुई जब उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर अपने जासूसी जहाज युआन वांग 5 को 6 दिन के लिए तैनात कर दिया। इस पर भारत ने ऐतराज जताया तो चाइनीज राजदूत ने इसे श्रीलंका के अंदरूनी मसले में दखल बता दिया। इस पर अब भारत ने भी चीन को जोरदार जवाब दिया है। हमने चीनी राजदूत की टिप्पणियों पर गौर किया। बुनियादी राजनयिक शिष्टाचार का उल्लंघन उनका एक व्यक्तिगत गुण हो सकता है या किसी व्यापक राष्ट्रीय रवैये को दर्शाता है। श्रीलंका के उत्तरी पड़ोसी को लेकर उनका विचार खुद उनके देश के रवैये के रंग में रंगा हो सकता है। हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि भारत इससे बहुत अलग है। श्रीलंका गवर्नमेंट को बताया भी था कि आप ऐसी चीज मत अलाउ करें, और श्रीलंका गवर्नमेंट दबाव में आके उसने उस वेसल को पोर्ट होने दिया। और इसीलिए ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से जो स्टेटमेंट आ रही है ताइवान का जो रुख की तरफ, वो एक डायरेक्ट मैसेजिंग चाइना को कर रहे हैं कि आप ऐसी अपनी हरकतों को बंद कीजिए। एक तरफ ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में युद्ध की चिंगारी हर पल सुलग रही है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन की जंग भी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आलम यह कि टारगेट एक बार फिर से यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसके बेहद करीब हमले से रेडिएशन का खतरा फिर से बढ़ गया है। बीते 6 महीने से जारी युद्ध में यूक्रेन के पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है, तो ऐसे में इसे वापस हासिल करने के लिए यूक्रेन की सेना भी लगातार जोर आजमाइश में जुटी है। आलम यह कि अटैक और काउंटर अटैक के बीच न्यूक्लियर प्लांट के आसपास आए दिन मिसाइलें दागी जाती है। अंजाम के तौर पर यहाँ विस्फोट और रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो हीटअप हो जाएंगे, और हीटअप हो जाने को ही मेल्टिंग ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं, विच इज ए सोर्स ऑफ रेडिएशन। तो उससे निकलेगा रेडिएशन, लेकिन ये रेडिएशन निकलना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि उन रिएक्टर्स की जो वॉल है वो ही करीब 6 फीट से ज़्यादा मोटी होती हैं, और वो भी रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट एरिया की ये नई तस्वीर है, जहां गोलाबारी की वजह से आग धधक रही है। एक तरफ इस पर काबू पाने की कोशिश जारी है, तो दूसरी तरफ हमले का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का सिलसिला भी चल रहा है। Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной ядерной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. रूस का आरोप है कि न्यूक्लियर प्लांट को खुद यूक्रेनी फोर्स ने ही टारगेट किया, जबकि यूक्रेन सरकार इसे सिरे से खारिज कर रही है। We should all be united in demanding one thing: the withdrawal of Russia from Zaporizhzhia nuclear power plant. Russia is trying to legitimize its presence and to root itself there, but it goes against nuclear safety and also against the energy security in Europe as a whole for Russia to stay there. Russia must go, and IAEA and as well as other countries of the world, we have to make them go, as simple as that. एक तरफ यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाके का खतरा है, जहां जल्द ही IAEA की टीम दौरा करने वाली है, तो दूसरी तरफ ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका ने एटमी हथियारों से लैस युद्धपोतों को उतारकर चीन को सीधी चुनौती दे दी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब युद्ध वाकई एटमी हमले की तरफ बढ़ रहा है? जापान पे जब एटॉमिक हमला हुआ था, उस समय कोई काउंटर करने वाला नहीं था, लेकिन आज अगर यूक्रेन के ऊपर या किसी और जगह पे एटॉमिक अटैक होता है, तो उसका काउंटर अटैक करने वाले आज 12,000 एटॉमिक हथियार दुनिया में उपलब्ध है। लिहाजा हम नहीं समझते कि कोई भी देश एटॉमिक अटैक की तरफ बढ़ेगा। यूक्रेन पर रूस के हमले इस साल 24 फरवरी से ही जारी है। रूसी हमले में कई शहर वीरान हो चुके हैं। यूक्रेन के करीब 6,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बावजूद इसके युद्ध की त्रासदी खत्म नहीं हो रही। खेमाबंदी का आलम यह है कि दुनिया भर में इस समय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। एक तरफ चीन ताइवान में उलझा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका को आंखें दिखाने में भी बाज नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस समय चीन की सेना जॉइंट वॉर एक्सरसाइज के लिए रूस पहुंच चुकी है।
ये सेना और सैन्य साजो सामान चीन और मंगोलिया के हैं जो रूस में संयुक्त युद्ध अभ्यास के लिए पहुंचे हैं। वास्तोक 2022 के नाम से ये एक्सरसाइज 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगी। वैसे तो इस तरह के युद्ध अभ्यास कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिलहाल चीन और रूस की जुगलबंदी की ये टाइमिंग बहुत अहम है। अगर विश्व युद्ध की नौबत आई तो बड़ा सवाल ये कि कौन किसके साथ खड़ा होगा, क्योंकि भारत जहां यूक्रेन में जंग के खिलाफ है, वहीं रूस भी हमारा पुराना दोस्त है। ऐसे में सिर्फ वोलोदिमीर जेलेंस्की के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यूएन में भाषण देने के मसले को छोड़ दे तो रूस के खिलाफ बाकी हर वोटिंग से भारत से दूरी बढ़ती है। यही वजह है कि रूस भी भारत की शान में कसीदे पढ़ रहा है। Безусловно, вместе с Индией мы координируемся в рамках ООН, группы 20, ну и в контексте темы сегодняшнего нашего интервью в рамках движения неприсоединения. У нашего стратегического партнерства, я убежден... इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में ताकत की कोई धुरी अब भारत के बिना अधूरी है। ऐसे में वो चाहे रूस हो या अमेरिका, हर पल हर वक्त भारत की हिमायत में खड़े नजर आते हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर यूक्रेन टू ताइवान विश्व युद्ध का सायरन बजा तो होगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।